धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 7 साल से चिल्ला रहे थे विकास विकास विकास, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करने के बाद मैसेज दिया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तमाम जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की है 2022, 2023 और 2024 के चुनाव के मद्देनजर। लेकिन लगता नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जो जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरीके से कामयाब हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुछ ऐसी ही आवाज़ें उभर रही है जो इनके सहयोगी दल है वो सीधे तौर पर इनके खिलाफ मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। तो क्या है वो तस्वीर आपके सामने रखूंगा, लेकिन अभी कुछ देर पहले अगर आपने धाकड़ खबर की वो खबर देखी है तो समझ ही लिया होगा कि बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कश्यप जी का हमने एक इंटरव्यू किया जिसमें हमने बात की कि अब नीतीश कुमार का क्या होगा, सुशील मोदी का क्या होगा, ललन सिंह का क्या होगा और लालू की जो एंट्री हुई है बिहार के अंदर उसमें क्या होगा। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे लिंक लगवा देते हैं, आप उस खबर को भी देख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या हुआ वो बताने से पहले मुझे लगता है कुछ चीज़ों पर और डिस्कस कर लेना चाहिए। मंत्रिमंडल का विस्तार होने से पहले, विस्तार होने के दौरान, विस्तार होने के बाद भोंपू मीडिया और उसके दलाल चटकार दंगाई पत्रकारों ने तमाम खबरों को गायब करके सिर्फ यही भोंपूगिरी अपनी जारी रखी। लेकिन अभी लगता है कि दूसरी भोंपूगिरी का काम इनको मिलने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव कंप्लीट हो जाए, उसके बाद योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। आज ब्लॉक प्रमुखी चुनाव के लिए जो है नामांकन की जो है प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा पूरे दिन किस तरीके का घमासान है। कहीं भाजपा वालों ने जाके बूथ कब्जा लिया, कहीं भाजपा वालों को किसी ने कब्जा लिया। इस तरीके के तमाम आरोप जो है दिन भर लगे रहे हैं। लेकिन शाम तक आते आते बहुत सारी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ अभी तक नामांकन की प्रक्रिया जारी है। अब आते हैं उस मुद्दे पे जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टी आंख दिखा रही है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। तो ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि संजय निषाद जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं खासे नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि जब अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है केंद्र सरकार में तो उनके बेटे परवीन निषाद जो संत कबीर नगर से सांसद हैं उनको क्यों मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि निषाद समाज का वोट कभी बताया जा 40 सीटों पर प्रभावी है, कभी बताया जा 150 सीटों पर प्रभावी है। तरह तरह की बातें की जा रही है, लेकिन उनका कहना यही है कि पटेलों का वोट तो इतना प्रभावी नहीं है, वो तो ज़्यादा सीटों पर वोट का असर भी नहीं डालते हैं। लेकिन निषाद जो हैं यानी कि मल्ला जाति के जो लोग हैं वो वोटों पर ज़्यादा असर डालते हैं, फिर भी उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। ये उनके साथ धोखा किया गया है, वादा खिलाफी की गई है। उन्होंने कहा मेरे साथ योगी ने, मेरे साथ मोदी ने, मेरे साथ शाह ने, मेरे साथ नड्डा ने जो है वो वादा खिलाफी की है। बता दें आपको जिस वक्त आदित्यनाथ योगी की दिल्ली के दरबार में हाजिरी चल रही थी और वो कभी नरेंद्र मोदी से, कभी अमित शाह से, कभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे थे, उसी दौरान उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था दिल्ली, जिसमें से एक अनुप्रिया पटेल हैं, उनको तो मंत्री बना दिया गया। लेकिन निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, उनको भी बुलाया गया था, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उनके बेटे यानी कि परवीन निषाद को मंत्री नहीं बनाया गया। तो इस पर गौर करेंगे आगे कि आखिर उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन इनका जो गुस्सा है उसमें क्या क्या चीज़ें ये बोल रहे हैं वो थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं। इनका कहना है कि लगता है बीजेपी 2018 की गोरखपुर की हार को भूल गई है, वो निषाद समाज की वजह से ही गोरखपुर की हार हुई थी। बता दें आपको उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण पे अगर आप नज़र डालें तो गोरखपुर एक ऐसा ज़िला है जहां पर निषाद समाज का काफ़ी हद तक दबदबा है वहां के वोटों में। 2018 का उपचुनाव आपको याद होगा, बीजेपी की ये सीट खाली थी, इस सीट पे जो है उपचुनाव होना था, तो बीजेपी के प्रत्याशी को जो है समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे परवीन निषाद ने 20,000 से ज़्यादा वोटों से हरा दिया था। हालांकि उस दौरान ये भी कहा जा सकता है कि मायावती ने बाई इलेक्शन के अंदर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था और उन्होंने जो है अघोषित रूप से एक तरीके से संजय निषाद के बेटे परवीन निषाद को अपना समर्थन दिया था, उस वजह से भी जीत हुई थी। लेकिन कुल मिला के ये जीत तो हुई थी और आदित्यनाथ योगी के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हार गया था। यह अलग बात है कि 2019 के चुनाव में ये चले गए भाजपा के साथ और भाजपा के साथ मिलकर इन्होंने संत कबीर नगर से अपने बेटे को
मैदान में उतार दिया। वो विधायक बन चुका है, सांसद बन चुका है, लेकिन मंत्री वो अभी नहीं बन पाया है और अब आगे कोई संभावनाएं भी नहीं। हालांकि अभी अगर आंकड़ों पे नज़र डालें तो अभी 81 टोटल मंत्री हो सकते हैं। मोदी कैबिनेट में 78 हुए हैं, प्रधानमंत्री समेत 3 सीटें खाली हैं। पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में शिवसेना से जो तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि वो बन नहीं रहा है, लेकिन अगर बन गया भविष्य में तो उसलिए वो सीटें खाली रखी गई हैं। तो कुल मिला के संजय निषाद का गुस्सा फूट पड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा संजय निषाद का गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि हमारे समाज के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाने का अभी से ऐलान करें, तब हम 2022 में साथ जाएंगे। यानी कि वो जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे वो धराशायी हो गया। उनका बेटा केंद्र सरकार में भी मंत्री नहीं बन पाया। अब ये समझ लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो यहाँ यही गौर कर लेते हैं कि आखिर इतने तमाम दबाव बनाने के बाद, इतने प्रेशर बनाने के बाद संजय निषाद अपने बेटे प्रवीण निषाद को मंत्री क्यों नहीं बना पाए। तो लगता ही है उसकी वजह है ये तस्वीर है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी खुद को सन ऑफ मल्ला कहते हैं, यानी कि सन ऑफ मल्ला, समझ रहे हैं ना आप। लेकिन उनकी राजनीति का जो क्षेत्र है वो बिहार है। उनकी पार्टी का नाम विकासशील इंसान पार्टी है। वर्तमान समय में वो जेडीयू प्लस बीजेपी प्लस मांझी प्लस मुकेश सहनी वाली सरकार बिहार में चला रहे हैं और उसमें मंत्री भी हैं। हालांकि वो अपनी खुद की विधानसभा सीट हार गए थे, बाद में उनको विधान परिषद से लाकर मंत्री बना दिया गया। उन्होंने शुक्रवार का दिन था अपनी पार्टी लॉन्च कर दी उत्तर प्रदेश के अंदर और कहा कि वो यहाँ 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। तो यहीं के बाद ये खबर अखबारों में छपी थी कि संजय निषाद इससे खासे नाराज़ हैं। उनका कहना ये था कि जिस तरीके से ओवैसी को लाकर मुसलमानों का जो वोट है उत्तर प्रदेश में उसको बिखराने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही मुकेश सहनी को लाकर दूसरा ओवैसी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो लगता यही है कि जिसका डर लग रहा था संजय निषाद को वही हो गया है। शायद मुकेश सहनी की एंट्री भाजपा ने करा दी उत्तर प्रदेश के अंदर और उसी वजह से संजय निषाद को अंडर एस्टिमेट करते हुए उनके बेटे प्रवीण निषाद को मंत्री नहीं बनाया है। कैसे कैसे चीज़ें आगे बदलेंगी और क्या क्या समीकरण उभर के सामने आएंगे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चुनाव दूर है, लेकिन अभी से बिसात चुनाव की बिछने लगी है। इन्होंने साफ कर दिया है कि ये इस अपमान का बदला लेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में इसको खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने इनको नज़रअंदाज किया है या सोचे समझे तरीके से मुकेश सहनी को यहाँ पर ला के इनके सामने खड़ा कर दिया है ताकि इनके असर को ख़त्म किया जा सके, कम किया जा सके? वरना आप ही सोचिए, विकासशील इंसान पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हो गई क्या कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में आके चुनाव लड़ेगी? अपनी पार्टी को चलाना, उसके लिए पैसा भी चाहिए, तमाम चीज़ें भी चाहिए। इस पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन कुल मिला के देखना दिलचस्प होगा कि संजय निषाद अब भाजपा के साथ क्या करेंगे और भाजपा आखिर उनको कैसे मनाएगी। क्योंकि उस वक्त जब उनके विरोध के सुर भर रहे थे तब तो आदित्यनाथ योगी ने भी उनसे मुलाकात की थी। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा था कि हर आदमी को आज़ादी है, वो अपनी बात रख सकता है, जब वो डिप्टी सीएम पद की डिमांड कर रहे थे। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि अनजाने में तो ये किया नहीं गया होगा कि प्रवीण निषाद को मंत्री नहीं बनाएगा। जानबूझ के ऐसा किया होगा। देखते हैं कब तक टिके रहते हैं या ओम प्रकाश राजभर की तरह छोड़ के भी चले जाते हैं और क्या ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर कोई गठबंधन बनाते हैं या फिर से समाजवादी पार्टी के साथ जाते हैं और क्या फिर से समाजवादी पार्टी इन पर भरोसा कर पाएगी। वैसे राजनीति में कोई दुश्मन होता नहीं है। आप बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।